जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं और करंट अफेयर्स में स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है वार्षिकांक, उसमें जो है कि हम पढ़ा रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है आपका नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक है। तो दोस्तों जो है कि 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पर करंट अफेयर्स का। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वक्त काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और ये जो स्पीडी की बुक है, कहीं न कहीं एक विश्वासी बुक पड़ती है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, आप लोग अपने सपनों को साकार कीजिएगा और इस वीडियो को देखिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। हम भी याद करवाएंगे आपको ट्रिक के ज़रिए, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं क्या है अगला टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं इसरो का वर्ष 2023 से 25 के प्रमुख मिशन, ठीक है? तो देखिए मिशन में क्या है, यहाँ पर मिशन या उपग्रह है, ठीक है? यहाँ पर क्या है आपका प्रक्षेपण तिथि है और यहाँ पर क्या है प्रक्षेपण क्या है आपका प्रक्षेपण या रॉकेट है, ठीक है? उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? पहला जो है आपका ये निसार, ठीक है? निसार को 30 जुलाई 2025 को मतलब छोड़ा गया था, प्रक्षेपण किया गया था। और जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम था आपका GSLV-F16, ठीक है? निसार को कब छोड़ा गया था? तो 30 जुलाई 2025 को, ठीक है? अब प्रक्षेपण यान कौन था? तो GSLV-F16 था, ठीक है? एक्सियोम 4 जो है कि 25 जून 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, इसमें क्या थे? भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि इसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे थे एक्सियोम 4 में। फिर उसके बाद EOS-9 जो असफल रहा है, उसको 18 मई 2025 को छोड़ा गया था। कब? 18 मई 2025 को छोड़ा गया था, ठीक है? PSLV C61 में जो है कि छोड़ा गया था। तो जो जो 9 था वो असफल रहा, ठीक है? और इसको 18 मई 2025 को क्या किया गया था? छोड़ा गया था PSLV C61 से। NVS 02 100वां ये मिशन है, ठीक है? इसको 29 जनवरी 2025 को जो है कि छोड़ा गया GSLV F15 से। NVS 02 100वां जो मिशन था, जो कि 29 जनवरी 2025 को GSLV F15 से छोड़ा गया। ये था सपा डेक्स मिशन, ठीक है? ये 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया PSLV 60 से। किससे? PSLV 60 से, ठीक है? प्रोबा 3 मिशन जिसे 5 दिसंबर 2024 को जो है कि छोड़ा गया PSLV C59 से। उसके बाद आपका अगला क्या है? अगला क्या है कि GSAT, ठीक है? क्या है आपका? GSAT 20N2 19 नवंबर 2024 को छोड़ा गया स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से, ठीक है? EOS 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया SLV D3 से, ठीक है? EOS 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया SLV D3 से, ठीक है? अगला इनसैट 3DS जो कि 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया GSLV F14 से। उसके बाद एक्सपोसैट मिशन जो 1 जनवरी 2024 को किया गया, किसे? PSLV C58 से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है? तो ये था जो आपका इसरो के जो मिशन थे, ठीक है? अगला आइए देख लेते हैं अगला क्या है, ठीक है? इसरो का आगामी मिशन। अब इसरो आगे क्या करना चाह रहा है, ठीक है? तो चंद्रयान 4 की प्लानिंग हो रही है जो 2028 में इसको छोड़ा जाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पर जाके चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर तक आएगा। भैया जो चंद्रयान 3 था वो तो गया वहाँ पर और वहीं पर रह गया, लेकिन इस ससुरा क्या करेगा कि चंद्रयान 4 जाएगा 2028 में, चंद्रमा से नमूने लेके पृथ्वी पर आएगा, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है? क्या है? सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आपका लूपेक्स मिशन जो है 2028 में JXA जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। यानी कि जो लूपेक्स है 2028 में छोड़ा जाएगा और जापान और इसरो दोनों मिलकर इसको छोड़ रहे हैं। गगनयान 3 जो 2027 में इसको छोड़ा जाएगा,
3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, यानी कि इसमें इंसानों को भेजा जाएगा, किसमें? गगनयान 3 में, ठीक है। कब? 2027 में। कितने सदस्य रहेंगे? 3 सदस्य। गगनयान 1/2, गगनयान 1/2 जो 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। क्या होगा? भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, ठीक है। उसके बाद शुक्रयान प्रथम, ठीक है, 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। शुक्रयान जो प्रथम है 2028 में छोड़ा जाएगा और शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है उसका स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद मंगलयान 2, ठीक है, मंगलयान 2 ये 2026 में छोड़ा जाएगा, जो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का क्या होगा? दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। निसार, निसार क्या है? इसे 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन क्या है? आपका निसार है। क्या है? निसार है, ठीक है। एक बार और दोहरा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि ये आपका इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछ देता है। चंद्रयान 4 28 में जाएगा, चंद्रमा से नमूने लेकर पहुंचेगा। लुपेक्स क्या करेगा? 2028 में जाएगा और ये जापान और इसरो की सहायता से इसको छोड़ा जाएगा। गगनयान 3 2027 में जाएगा, इसमें 3 चालक दल होंगे, ठीक है। उसके बाद गगनयान जो 1/2 होगा 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। भारत का मानव रहित ये अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान प्रथम जो 2028 में होगा और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। और मंगलयान जो 2 है 2026 में भेजा जाएगा और ये मंगल ग्रह हेतु भारत का क्या हो? दूसरा प्लेनेटरी मिशन होगा। और निसार जो होगा वो 2025 में क्या है आपका? छोड़ा जा चुका है 30 जुलाई 2025 को, ठीक है। जो पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता में क्या है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 18 अफ्रीकी चीतों, ठीक है, चीते 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, ठीक है। इसका मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि प्रोजेक्ट चीता के तहत एक कार्यक्रम था जिसमें 17 सितंबर 2022 की बात है। नामीबिया एक देश है जहां से 18 अफ्रीकी चीतों को लाया गया, ठीक है। अफ्रीका का देश नामीबिया है जहां से जो है कि 8 अफ्रीकी, ठीक है, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया, जिसमें 5 क्या थे? मादा थे, 3 नर थे, यानी 5 फीमेल और 3 मेल थे। और इसको लेकर कहाँ छोड़ा गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसको क्या किया? इन लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें हाल ही में एक मादा चीता जिसका नाम सासा की मौत हो चुकी है। सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 मेंबरों को, ठीक है, कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया, यानी 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है कि भाई इनका देखभाल कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत कब लाया गया? तो 17 सितंबर 2022 को। कहाँ से? अफ्रीका से, अफ्रीका के नामीबिया से। कितने थे? तो 8 चीते थे, जिसमें कितने मादा कितने नर थे? तो 5 मादा और 3 नर थे। अब कहाँ पर इनको छोड़ा गया? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, ठीक है। इसमें नर की मौत हुई कि मादा की? तो मादा की मौत हुई है। उसका नाम क्या था? तो सासा था, ठीक है। कितने सदस्यीय टीम का गठन हुआ है? तो 9 सदस्यीय टीम की गठित किया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने का योजना है, यानी कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 5 वर्ष में टोटल 50 चीतों को भारत में लाया जा चुके हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे। आगे क्या? बाघ की रिपोर्ट, ठीक है। ये देखिए, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बाघ की रिपोर्ट की, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की है, ठीक है। जारीकर्ता कौन देश है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान इसको जारी करता है। 29 जुलाई 2023 का ये रिपोर्ट है, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट के 5वें क्रम की रिपोर्ट जो हुई थी, 2022 में जो रिपोर्ट की गई थी उसमें 5वें क्रम की जो रिपोर्ट थी, जो प्रत्येक 4 साल के बाद जारी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है। कितना? 3682, यानी 3682 है। और 2008 में ये 2967 थी, यानी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ के ये गई है, ठीक है, बढ़ी हुई है। विश्व का लगभग 75% बाघ केवल भारत में है और उस भारत में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा
दूसरे नंबर पर विश्व का जितने बाघ है उसके 75% किसमें है, भारत में है। भारत में किस स्टेट में, तो मध्य प्रदेश में 785 है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई है, यानी कि 24.1% क्या है, बाघ बढ़े हुए हैं। ठीक है। जिम कॉर्बेट जो रिजर्व ने उत्तराखंड के देश में जो जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क जो है उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ वाला है। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा अगर बाघ देखे जाते हैं उसमें टोटल कितने हैं, 260 हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में कितनी हो गई, 54 हो गई। कितनी हो गई, 54 हो गई। ठीक है। तो बिहारों में भैया बाघों की कमी नहीं है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 29-25 है। ठीक है। कितनी, 29-25 है। कौन जारी करता है ये, किसने बताया है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि भैया 29-25 है। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 6.1% है। कितना है, 6.1% है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आगे का जो है कि टॉपिक क्या है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आगे का टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपका कि 2024-25 में आए तूफानों एवं चक्रवात। ठीक है। तो देखिए, तो 2024-25 में जितने भी तूफान आए थे उनका यहाँ पर नाम है। यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र मतलब इससे कौन प्रभावित हुआ था, यानी कहाँ पर एकदम पूरा तूफान मचा हुआ था। और ये जो चक्रवात होता है इसका नाम कौन रखता है, इसका नाम कौन रखता है, तो यहाँ पर उस देश का नाम रखा जाता है। ठीक है। तो रमील नामक एक तूफान आया था। ठीक है। रेमेल, इससे कौन प्रभावित हुआ था, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हुआ था। और रमेल किसने नाम रखा था, तो ओमान यानी कि मस्कट ने रखा था। तो रमेश जी क्या है, मान नहीं रहे हैं, रमेश जी मान नहीं रहे हैं। ठीक है। कहाँ के, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के। तो रमेश जी मान नहीं रहे, यानी रमेल जो है ओमान में आया था और इससे प्रभावित जो हुआ था स्टेट वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश था। ठीक है। असना से प्रभावित क्षेत्र क्या था, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भी कच्छ गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात वाला जो एरिया है कच्छ और सौराष्ट्र का, वो असना से काफ़ी प्रभावित हुआ था। और असना किसने रखा था, पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है उसने क्या कर दिया, असना नाम रख दिया। जैसा नाम वैसा इसका काम। तो असना पाकिस्तान, असना जो है कि सना गया, इसी तूफान में सना गया कौन, पाकिस्तान। तो सना गया पाकिस्तान कच्छ और सौराष्ट्र की धरती पर। ठीक है। कैथरॉन, कैथरॉन का नाम ताइवान जापान ने रखा था, कैथरॉन। ठीक है। कैथरॉन का नाम जापान ने रखा था। और ये किसे कौन कौन प्रभावित हुआ था, तो आपका ताइवान और फिलीपींस ने इससे प्रभावित हुआ था। कौन कौन, ताइवान और फिलीपींस ने। ठीक है। उसके बाद यागी, यागी भी किसने दिया था नाम, तो जापान ने ही दिया था। लेकिन यागी से प्रभावित दोस्त कौन थे, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, वियतनाम। यागी किसने थे, जापान। ठीक है। अब योगी जी हैं, यागी, यागी मतलब योगी, योगी जी पान नहीं खाते हैं, योगी जी पान नहीं खाते हैं। तो योगी का क्या हो गया, आपका पान हो गया। ठीक है। दाना, अब दाना क्या होता है, कुतर कुतर के खाना पड़ता है। दाना कुतर कुतर के, तो दाना कतर, कतर, दाना किसने दिया है, कतर। इससे प्रभावित देश, अरे सॉरी, कौन थे स्टेट, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल थे। ठीक है। क्या होता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद कोंगरे, कोंगरे किसने दिया था, कंबोडिया ने दिया था। कोंगरे कंबोडिया, इससे प्रभावित दोस्त ताइवान और फिलीपींस थे, ताइवान और फिलीपींस। रफेल, रफेल, रफेल को किसने दिया था, फ्रांस, फ्रांस से ही तो रफेल आया था, इसीलिए इसे याद कर लेंगे, फ्रांस से रफेल। रफेल से क्यूबा देश प्रभावित हुआ था। कौन प्रभावित हुआ था, तो क्यूबा देश क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। कौन, क्यूबा देश प्रभावित हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका फैंगल क्या आता है, फैंगल क्या है, फैंगल, फैंगल से प्रभावित जो स्टेट था तमिलनाडु था। और इसको सऊदी अरब ने किया था। कौन, सऊदी अरब ने किया था। तो फैंगल आया था, वो फैल गया था, फैल गया तो सऊदी अरब क्या हो गया था, डूब गया था, सऊदी अरब प्रभावित हुआ था। तो सऊदी अरब नहीं प्रभावित हुआ बल्कि सऊदी अरब ने इसका नाम रखा था। तो फैंगल हो गया तमिलनाडु। चीडो, चीडो क्या है, चीडो को मॉरिशस ने रखा था। और चिड्डा जो होता है, चिड्डा वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। चिड्डा जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, चीडो जो होते हैं मर जाते हैं। इससे प्रभावित जो मोजाम्बिक था, क्या था, मोजाम्बिक था। डिंके लेडी, डीके लेडी, डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र से प्रभावित हुआ था, लेकिन इसका अभी तक किसी ने नामकरण नहीं किया था।
जूड जूड का जो है कि नामकरण मॉरिशस ने किया था। कौन किया था? मॉरिशस ने किया था। और जूड से जो प्रभावित जो देश थे वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर थे। ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अल्फ्रेड से ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने ही नाम रखा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने रखा। शक्ति शक्ति को श्रीलंका, अब देखिए शक्ति नहीं श्रीलंका के पास बची हुई है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटीय से प्रभावित हुआ। ठीक है, प्रभावित हुआ। आइए एक बार और इसको दोहरा लेते हैं। रमेल को ओमान ने नाम रखा था, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हुआ था। असना किसने नाम रखा? पाकिस्तान ने। प्रभावित देश कच्छ और सौराष्ट्र। कैथरान किसने रखा? जापान रखा। प्रभावित क्षेत्र ताइवान और फिलीपींस। योगा किसे? तो जापान ने। म्यांमार, लाओस, वियतनाम से प्रभावित थे। दाना को कतर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे। कोंगरे को कंबोडिया, ताइवान, फिलीपींस प्रभावित हुए थे। राफेल को फ्रांस ने रखा था और इसका प्रभावित देश क्यूबा था। फैंगल को सऊदी अरब ने रखा था। इससे प्रभावित जो स्टेट था क्या था? तमिलनाडु था। क्या था? तमिलनाडु था। उसके बाद जो है कि चिंडो को मॉरिशस ने रखा था, प्रभावित मोजाम्बिक था। डीके लेडी को किसने रखा था? तो इसका नाम यहाँ पर खाली है, लेकिन प्रभावित जो क्षेत्र था फ्रांस के मायोट क्षेत्र था। जूड को मॉरिशस ने नाम रखा था और जो है कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक इससे प्रभावित हुए थे। अल्फ्रेड को ऑस्ट्रेलिया ने रखा था, ऑस्ट्रेलिया ही प्रभावित था। और शक्ति को श्रीलंका ने रखा था और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि पर्यावरण का इस समय काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ेंगे ना तो आपको माइंड में क्लिक कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है, का 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि 21 दिसंबर 2024 का दिन था और हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, वो क्या किए कि देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में गए और वहाँ पर 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया। ठीक है, और इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, ध्यान रखना है आपको। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण यानी कि देश में कुल वन और वृक्षावरण मतलब वन और जितने भी वृक्ष हैं वो जो है कि आपका 8,27,357 वर्ग किमी, लगभग 25.17% है। ठीक है, कुल वनावरण का क्षेत्रफल मतलब कि वन से कितने मतलब है। ठीक है, केवल वन से, ठीक है, उसमें घर और नहीं है, तो 7,15,343 वर्ग किमी में है, यानी कि 21.76% है। ठीक है, उसके बाद कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र, कुल वृक्ष मतलब कि सब मिला के वृक्ष है, उसमें वन भी है और जो घर वाले हैं वो भी हैं, तो 1,12,014 वर्ग किमी है, जो 3.41 है। अब क्या है अगला क्या है कि 2021 की तुलना में 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 156 वर्ग किमी में हुई है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1289 वर्ग किमी की हुई है। ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य, वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कौन कौन राज्य कर रहे हैं? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ कर रहा है जो 684 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद अरे बाप रे, उत्तर प्रदेश भी वृद्धि कर रहा है 559 किलोमीटर स्क्वायर में, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर में, और राजस्थान जो है 394 किलोमीटर स्क्वायर में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वन आवरण में आर्थिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन कौन है? तो मिजोरम 242 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात 180 स्क्वायर किलोमीटर और उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा अगर वृक्ष और आवरण देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, कितना? तो 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जो 67,083 किलोमीटर स्क्वायर, और लास्ट में आता है महाराष्ट्र जो कि 65,000 आपका 383 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। क्या है? इतना आपका आ जाता है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसमें मिलते हैं आपको? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। किसमें? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस
क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, ठीक है? उसके बाद आपका अरुणाचल आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है? प्रतिशत में सर्वाधिक आवरण वाला राज्य देखा जाए प्रतिशत, तो प्रतिशत में हमेशा ध्यान रखिए जो छोटा रहेगा उसका प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। तो 91.33% किसमें? लक्षद्वीप में। फिर मिजोरम में 85.34% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 81.62% आता है, ठीक है? मैंग्रोव वन का आवरण, ये याद कर लीजिएगा, मैंग्रोव वन का आवरण जो है कि 4,952 स्क्वायर किलोमीटर यानी 0.15 सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में इसकी आपको देखने को मिलेगा। देश के वनों की कुल कार्बन स्टॉक कितनी है? तो 7,285.5 मिलियन टन है, ठीक है? इतना कार्बन स्टॉक है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि, 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन है। कितना है? 81.5 मिलियन टन है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास आपका 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? तो 52,127 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 19 संघ राज्यों क्षेत्रों में 33% अधिक भौगोलिक क्षेत्र वाले आवरण अंतर्गत है। मतलब 19 ऐसे संघ और राज्य हैं जिसमें 33% से अधिक क्या है? भौगोलिक क्षेत्र क्या है? आपके कितने हैं? आपके वन में आवरित है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब आइए देख लेते हैं आगे। आगे का देखिए क्या यहाँ पर है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। देखिए इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाया जाता है, इसके अलावा आपको मैथ और साइंस का ज़बरदस्त जो कि एनसीईआरटी का आपको पढ़ाया जाता है, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्या है? प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, ठीक है? यहाँ पर फसल है, यहाँ पर विश्व में कौन प्रथम है और भारत में प्रथम कौन है? देखिए चावल में सबसे देश में सब विश्व में चीन आता है, उसके बाद भारत में पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है? चावल चीन पश्चिम बंगाल, ठीक है? सब में आ रहा है। गेहूं और आलू में आपका चीन आगे है और अपने भारत में उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक है? गेहूं आलू में चीन और अपने उत्तर प्रदेश। मक्का में आपका अमेरिका आगे है, मक्का अमेरिका ठीक है? आप भारत में कर्नाटक, मक्का खाएगा वो कर्नाटक नहीं करेगा। दलहन और दालें में भारत सबसे आगे है, ध्यान रखना है कि दलहन और दालें में भारत आगे है और अपने स्टेट में देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है? उसके बाद मूंगफली में जो है कि आपका आता है चीन सबसे आगे आता है और जो है कि भारत में गुजरात आता है। गन्ना की बात करें तो गन्ना में आपका ब्राज़ील विश्व में आता है और अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश आता है। जूट में आपका भारत आता है, ठीक है? जूट में कौन आता है? भारत आता है, उसके बाद जूट में भारत आता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है अपने राज्य में। तंबाकू में चीन आता है, ठीक है? और अपने भारत में आंध्र प्रदेश आता है। क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है? तंबाकू में कौन आता है? तंबाकू में चीन और अपना आंध्र प्रदेश आता है। प्राकृतिक रबर में कौन आता है? तो प्राकृतिक रबर में आपका थाईलैंड आता है और उसके बाद इंडिया में केरल आता है। कॉफ़ी में आपका ब्राज़ील आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है। सूरजमुखी में आपका यूक्रेन आता है और उसके बाद कर्नाटक आता है। ज्वार में आपका अमेरिका आता है और अपने में महाराष्ट्र आता है। कपास में आपका चीन आता है और उसके बाद गुजरात आता है, ठीक है? कपास में चीन और गुजरात। प्याज में चीन और महाराष्ट्र। चाय में चीन और असम हो गया, ठीक है? सोयाबीन में अमेरिका आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। दूध में आपका भारत है, उत्तर प्रदेश, ठीक है? चीनी में भारत, महाराष्ट्र। मसाला में भारत, मध्य प्रदेश। कुल तिलहन में भारत और राजस्थान, ठीक है? तो इस तरह जो है कि प्रथम स्थान है, ठीक है? एक बार और आइए हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है? चावल में चीन पश्चिम बंगाल, गेहूं आलू में चीन उत्तर प्रदेश, मक्का में अमेरिका कर्नाटक, दलहन दालें में भारत मध्य प्रदेश, मूंगफली में चीन गुजरात, गन्ना में ब्राजील उत्तर प्रदेश, जूट में भारत पश्चिम बंगाल, तंबाकू में चीन आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद प्राकृतिक रबर में थाईलैंड केरल हो गया। कॉफ़ी में ब्राज़ील कर्नाटक हो गया। सूरजमुखी में यूक्रेन हो गया, कर्नाटक हो गया। फिर उसके बाद जो है कि ज्वार में अमेरिका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। कपास में चीन हो गया, गुजरात हो गया।
उसके बाद प्याज में चीन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चाय में चीन हो गया, महाराष्ट्र असम हो गया। फिर उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन में आपका अमेरिका और आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दूध में भारत और उत्तर प्रदेश आता है, चीनी में भारत उत्तर प्रदेश, मसाला में भारत मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में भारत और राजस्थान, ठीक है। तो ये हो गया आपका फसल वाला। अब आइए देख लेते हैं खनिज पदार्थ के बारे में कुछ। खनिज प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व, ठीक है। अब देखिए, कोयला और ग्रेफाइट में आपका चीन आता है और अपने इंडिया में छत्तीसगढ़ आता है। हीरा में आपका रूस आता है और अपने इंडिया में मध्य प्रदेश आता है, जहाँ पर पन्ना का हीरा, ठीक है। फिर उसके बाद तांबा, तांबा में चिली आता है और अपने इंडिया में मध्य प्रदेश आता है। लौह अयस्क में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया में उड़ीसा आता है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया और अपने इंडिया में उड़ीसा आता है। चांदी में आपका मेक्सिको आता है और अपने इंडिया में राजस्थान आता है। कच्चा तेल में अमेरिका आता है और अपने इंडिया में राजस्थान आता है। कच्चा तेल में अमेरिका और राजस्थान आता है। प्राकृतिक गैस में आपका रूस आता है और अपने इंडिया में असम आता है। क्या आता है? अपने में असम आता है, ठीक है। बक्साइट की बात करें तो बक्साइट में आपका क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है और उड़ीसा अपने इंडिया में आता है। मैग्नीज की बात करें तो इसमें दक्षिण अफ्रीका आता है और मध्य प्रदेश अपने इंडिया में आता है। सोना, सोना में आपका चीन आता है और अपने इंडिया में कर्नाटक, कोलार की खान में जो है कि सोना निकाला जाता है, ठीक है, अपने इंडिया में। अभ्रक, अभ्रक में जो है कि अभ्रक या टंगस्टन में आपका चीन आता है और अपने इंडिया में आंध्र प्रदेश आता है। यूरेनियम, यूरेनियम आपका कजाकिस्तान में आता है और आंध्र प्रदेश अपने इंडिया में आता है। जिप्सम, जिप्सम जो कि अमेरिका में आता है और अपने इंडिया में राजस्थान में आता है। सीसा और कैडमियम जो है कि चीन सब में आता है सबसे आगे में और अपने इंडिया में राजस्थान में आता है। निकेल, निकेल में आपका इंडोनेशिया आता है, उसके बाद उड़ीसा आता है, ठीक है। क्रोमाइट, क्रोमाइट आपका दक्षिण अफ्रीका में आता है और अपने इंडिया में उड़ीसा में आता है, ठीक है। उसके बाद टीन, टीन जो आता है आपका, टीन जो आता है आपका चीन में आता है और अपने इंडिया में छत्तीसगढ़ में आता है। इस्पात जो कि चीन में आता है और अपने इंडिया में उड़ीसा में आता है। और प्लेटिनम जो होता है दक्षिण अफ्रीका में आता है और अपने इंडिया में उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर एक बार और दोहरा लेते हैं, दोहराते लाएंगे ना तो जल्दी जल्दी याद होता है। कोयला ग्रेफाइट चीन छत्तीसगढ़, हीरा रूस मध्य प्रदेश, तांबा चिली मध्य प्रदेश, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा, चांदी मेक्सिको राजस्थान, कच्चा तेल अमेरिका अमेरिका राजस्थान है, प्राकृतिक गैस रूस और असम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक गैस। बक्साइट में कौन है? तो बक्साइट में आपका ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा है। मैग्नीज में आपका दक्षिण अफ्रीका मध्य प्रदेश है। सोना में चीन है और कर्नाटक है। अभ्रक और टंगस्टन में चीन आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में कजाकिस्तान आंध्र प्रदेश। जिप्सम में अमेरिका राजस्थान है। सीसा कैडमियम में चीन और राजस्थान है। निकेल में इंडोनेशिया उड़ीसा है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद आपका टीन में क्या है? तो टीन में आपका चीन है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद इस्पात में चीन है, उड़ीसा, प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा है, ठीक है। तो ये खनिज वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा दोस्तों, जो स्थलों एवं शहरों अभिमानों के जो परिवर्तित नाम हैं यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्टेट का कौन सा नाम परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है कि हम आपको पढ़ा दिए हैं और आगे का जो है वीडियो आप लोगों को पुनः दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।